उदाहरण मैं देऊं कि नहीं देऊं, मैं कभी कभी सोचता हूँ। यहाँ की अनुशासनहीनता का उदाहरण एक सामान्य सोच तो होनी चाहिए ना देश की, कि जहां मुझे जीना है वो तो ठीक हो, इतना तो मेरा भाव होना चाहिए। वो कैसा भी हो, भले वो गंदा हो, बर्बाद हो, वहाँ लूट पाट चोरी डकैती सब कुछ खराब हो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये कैसी सोच? और हमारे भीतर जो करने का मादा है, अभी हम कोई मामूली चीज नहीं है, करने का मादा आ जाए तो हर इंसान बहुत कुछ कर सकता है। तो हम सब नए भारत के निर्माण के विशिष्ट सिपाही बनने के लिए आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ। कुछ मंगलवार का दिन होता है किसी विषय पर अच्छे से गहराई से चिंतन मनन करने का। एक उदाहरण से मैं अपनी बात शुरू करता हूं। एक परिवार है, एक परिवार में 4 मेंबर हैं, माता पिता बच्चे मिलाकर 4 मेंबर हैं। चारों मेहनती है, जिम्मेदार है, अनुशासित है। तो परिवार की स्थिति कैसी होगी? अच्छी स्थिति होगी। दूसरा परिवार लेते हैं। अब दूसरा परिवार है, उसमें 10 मेंबर है। माता पिता बच्चे वगैरह मिलाकर 10 मेंबर है। पर 10 मेंबर में से केवल एक मेंबर जो है वो जिम्मेदार है, मेहनती है, अनुशासित है। बाकी के 9 मेंबर जो है आलसी है, काम से जी चुराने वाले हैं, किसी बात पे कोई गंभीरता से ध्यान नहीं देते हैं। तो ये सोचना है कि जिस परिवार में 4 सदस्य है और दूसरे परिवार में 10 सदस्य है, दोनों में से स्थिति किसकी बेहतर होगी? तो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जिसमें 4 मेंबर जिम्मेदार मेहनती है वो उसकी परिवार की स्थिति अच्छी होगी और 10 वाले परिवार की स्थिति खराब होगी। अब एक और दूसरा परिवार, तीसरा परिवार हम लेते हैं उदाहरण के लिए। उसमें भी 10 सदस्य हैं। 10 ही सदस्य जिम्मेदार है, मेहनती है, अनुशासित है। तो उस परिवार की स्थिति कैसी होगी? जो 4, जिसमें एक में है 4 सदस्य, चारों जिम्मेदार, दूसरे में 10 सदस्य पर केवल एक जिम्मेदार, 9 गैर जिम्मेदार, और तीसरे परिवार में 10 सदस्य है, 10 के 10 ही जिम्मेदार है। तो जिसमें 4 सदस्य है उसके मुकाबले जिम्मेदार 10 सदस्यों वाले परिवार में से दोनों में से किसकी स्थिति अच्छी होगी? ये हमें आकलन करना है। 10 वाले की होगी या 4 वाले की? नहीं, ये इस बात को बहुत अच्छे से समझना है। ये हमारा आज गहराई से चिंतन करना है कि जिसमें 4 सदस्य है, चारों मेहनती है, चारों कमाते हैं, लेकिन एक में 10 है और 10 ही कमाते हैं, 10 ही मेहनती है, 10 ही जिम्मेदार है। तो डेफिनेटली जिसमें 10 है, यस, जिसमें 10 है उसकी स्थिति ज्यादा बेहतर होगी, क्योंकि मेहनती उसमें भी है, मेहनती उसमें भी है, लेकिन यहाँ पर संख्या 10 की है।
और 10 जो है 4 से तो ज्यादा ही अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि 10 है, 10 सदस्य हैं, 10 मनुष्य है, 10 इंसान है, 10 जिम्मेदार इंसान है। और जब 10 इंसान भी जिम्मेदार, 4 भी जिम्मेदार, तो डेफिनेटली वह 4 वाले परिवार के मुकाबले उनकी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि वहां संख्या ज्यादा है। लेकिन उसी जगह हम दूसरा 10 वाला परिवार देख रहे हैं, जिसके लोग गैर जिम्मेदार है, तो उसमें भी संख्या ज्यादा है, लेकिन उस परिवार की स्थिति 4 के मुकाबले भी खराब होगी। यही बात हमें आज अच्छे से समझनी है। विश्व में भारत देश, विश्व में भारत एक ऐसा देश है जहां पर मनुष्य सबसे ज्यादा है दुनिया में, पहले नंबर या दूसरे नंबर जो भी है, पर सबसे ज्यादा है। इससे बहुत छोटे छोटे देश जहां मनुष्य इसके मुकाबले बहुत कम है, जैसे कि अमेरिका, रशिया, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, वहां पे तो इतने नहीं है लोग, वहां तो कम है। अमेरिका में तो हिंदुस्तान के 1/4 होंगे, 1/4 लोग होंगे अमेरिका में। लेकिन अमेरिका पूरी दुनिया के मामले में सबसे अच्छा माना जाता है और हिंदुस्तान सबसे बुरा माना जाता है। क्या कारण है? कारण क्या है? अगर जैसे लोग अमेरिका में हैं, जितने जिम्मेदार, जितने अनुशासित, जितने मेहनती, उतने ही मेहनती, जिम्मेदार, अनुशासित लोग हिंदुस्तान में होते, तो क्या अमेरिका अच्छा होता और हिंदुस्तान ऐसे खराब कहलाता, खराब स्थिति में होता? थोड़ा सोचने का विषय है ना गहराई से। हम क्या किस बात से चिंतित हैं कि हमारे यहाँ लोग ज्यादा क्यों हैं, ज्यादा लोग क्यों हैं? ये कितनी बड़ी आपदा है इस राष्ट्र पर, जनसंख्या। लोग होना आपदा है या लोग होना संपदा है? इस धरती की सबसे बड़ी शक्ति कौन है? सबसे बड़ी शक्ति मिट्टी है, पानी है, पेड़ पौधे हैं, जंगल है, खनिज है, कोयला है, यह मनुष्य है। सबसे बड़ी संपदा है मनुष्य, और सबसे बड़ी संपदा है हिंदुस्तान के पास। लेकिन ये संपदा नहीं बनी हुई, ये भी विपदा बनी हुई, परेशानी का कारण है हिंदुस्तान के लोग इस राष्ट्र के लिए। सोचिए, हिंदुस्तान के लोग इस राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी समस्या बने हुए हैं, जबकि ये ऐसा होना चाहिए कि हिंदुस्तान इस धरती पर, इस विश्व में सर्वोपरि राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोग, ये मानव संपदा, इसको बोलते हैं मानव संपदा, इस धरती की सबसे ज्यादा मानव संपदा जिस राष्ट्र में हो, वो विपत्ति में क्यों है? इसका कारण अगर हम चाहेंगे इसको समझने के लिए, इसका एक ही कारण है जो मैंने अभी भी उदाहरण से दिया था, गैर जिम्मेदाराना बर्ताव, अनुशासनहीनता, नकारापन, मेहनत करने की इच्छा शक्ति की कमी, अनुशासन की कमी, जिम्मेदारी की कमी, अपने आप पर भरोसे की कमी।
जिससे इंसान से ये चीजें निकलती है वो कचरे का ढेर है। वे धरती की किसी भी चीज से गया गुजरा हो जाता है। जैसे इंसान से अनुशासन, जिम्मेदारी, ये सब निकाल दो तो वह कचरे का ढेर हो, परेशानी बन जाता है। कचरा तो फिर भी काम आ जाता है। धरती पर पाई जाने वाली मिट्टी भी उपयोगी है। मिट्टी की भी अहमियत है, उससे भी खुशी मिलती है कि मिट्टी है, चलो काम आएगी। पर इंसान को देखकर तकलीफ होती है कि ये बोझ क्यों आ गया धरती। इसका एकमात्र कारण है यहाँ का नकारापन। और ये आज की समस्या नहीं है। बातें यहां बहुत बड़ी बड़ी करता है हर कोई। किसके लिए करता है? कि हमारे यहाँ कुछ ऋषि मुनि हुए थे, हमारे यहाँ कुछ बड़े बड़े लोग हुए थे, हमारे यहाँ महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर और ईसा मसीह, नहीं ईसा मसीह तो नहीं, पर स्वामी विवेकानंद वगैरह ऐसे बड़े बड़े लोग हुए। इस बात के लिए हम, पर हम ये नहीं कहते कि मैं अच्छा हूं। हमारे कुछ अच्छा हुआ था और कुछ अच्छे थे, पर हम कैसे? हम तो बेकार है, हम तो बोझ है। हमको कुछ होता ही नहीं, हमसे कुछ नहीं होता। मुझे तो डर लगता है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं। मुझे कोई पेट भरने के लिए है, किसके लिए? पेट भरने के लिए कोई सहायता चाहिए मुझे मुफ्त का अनाज चाहिए, मुझे सब कुछ मुफ्त में चाहिए, क्योंकि मैं कुछ करने के लायक हूं ही नहीं, मैं तो बोझ हूं। और ये बीमारी पहले से ही बहुत ज्यादा चल रही है, सदियों सदियों से चल रही है। और आज की जितनी भी व्यवस्थाएं चल रही है देश में, वो सारी व्यवस्थाएं उस नकारापन को और बढ़ाने का काम कर रही है। बहुत सारे सामाजिक कहलाने वाली तथाकथित संस्थाएं, बहुत सारे दानवीर, बहुत सारे अपने आप को बड़ा कहने वाले लोग वो गरीब को उस समस्या से बाहर नहीं निकालते हैं। वो गरीब को गरीब बने रहने का पूरा इंतजाम, कोई बात नहीं, तुम नहीं कर सकते हो ना, तुम्हें मदद दी जाएगी, तुमको हम देंगे, तुमको हम पढ़ाई की फीस देंगे, खाने का अनाज देंगे, क्योंकि हम तो बड़े हैं, हम तो दानवीर हैं, हम अच्छे लोग हैं और तुम पर दया कर रहे हैं। ये दया है या अत्याचार है? सरकार, एक सरकार आती है, वो कुछ मुफ्त में देने की बात करती है, दूसरी आती है उससे ज्यादा मुफ्त में देने की बात करती है, तीसरी आती है उससे ज्यादा मुफ्त में देने की बात। तो सारी व्यवस्थाएं हमें और ज्यादा नकारापन बनाने का इंतजाम करती है। ये अच्छी तरह से जो माइंड प्रोग्रामिंग की आज जो बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान का लार्ज लेवल पे ये माइंड प्रोग्रामिंग है कि हम कुछ काम के लिए, हमसे कुछ हो ही नहीं सकता। हम तो पेट भी तभी भर पाएंगे जब हमारा पेट भरने का कोई दूसरा सहयोग करेगा, तब पेट भर पाएंगे। ये ऐसा एक माइंड बना हुआ है हिंदुस्तान का। ये माइंड जापान का नहीं है, गौर कीजिएगा बात पर। ये माइंड जर्मनी का नहीं है, ये माइंड अमेरिका का भी नहीं, ये हिंदुस्तान का माइंड है।
मोस्ट इनडिसिप्लिन जिसको कहते हैं, सर्वाधिक अनुशासनहीनता का कहीं रिकॉर्ड बनाना हो तो आपको हिंदुस्तान में मिलेगा। यहाँ के लोगों को हजारों लाखों बार कोई बड़ी बड़ी बातें भेज दी जाए कि भी ये घर में जो है चाइना के सामान नहीं लाने हैं, ये पटाखे नहीं लाने हैं चाइना के, ये लाइटें नहीं लानी, ये वगैरह वगैरह, ये गंदगी नहीं करनी है, यहाँ कचरा नहीं फेंकना है, ये स्वच्छता रखनी है, ऐसी उदाहरण दिया है। लेकिन यहाँ कोई करवा तो लो दे किसी से कुछ, अपने ही हित की बात, किसी और के हित की बात नहीं है। और के हित की तो बात ही छोड़ो, अपने ही हित की बात करवा तो लो यहाँ किसी से। पर अहित की बात करवानी हो कि चलो सुरेश जी में अरुण जी में लड़ाई लड़वानी है, अब भी लो, 1 मिनट का खेल है, दोनों को झगड़ा करवाना, दोनों को नकारा बनाना है, 1 मिनट का खेल, बेईमान बनाना है, 1 मिनट का खेल, पर अनुशासित बनाना है तो असंभव। तो ये सारा क्या है, ये माइंड की प्रोग्रामिंग। और जितनी भी व्यवस्थाएं हैं हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग को इस तरह से कर रही है कि हम कुछ नहीं कर सकते। अब कुछ नहीं कर सकते के चक्कर में हम बन चुके हैं आज की डेट में एक बहुत बड़ी आपदा। होना क्या चाहिए था, संपदा, मानव शक्ति धरती की सबसे बड़ी संपदा। और अगर यहाँ के इंसान का माइंड प्रोग्रामिंग सही होता, राष्ट्रभक्ति होती, अनुशासन होता, अपने पर भरोसा होता, काम करने की इच्छा शक्ति होती, मेहनत करने के लिए तैयार होता, तो ये जो देश है ना, ये देश ऐसी स्थिति में होता है कि दुनिया का कोई दूसरा देश इसको मतलब इसकी तो चर्चा भी नहीं करता है। हिंदुस्तान उसके मुकाबले हम कुछ नहीं हो सकते, उसका मुकाबला हम कर ही नहीं सकते, ऐसी स्थिति होती। और जब तक यहाँ के लोगों का माइंड प्रोग्रामिंग ठीक नहीं करेंगे, माइंड सेट ठीक नहीं करेंगे, तब तक कितना ही कुछ कर लो कुछ नहीं हो सकता, कुछ हो ही नहीं सकता। और हम इसी तरह से दुनिया के लिए वस्तु बनकर जीते रहेंगे और हमारा उपयोग किया जाता रहेगा। आज हम दुनिया के लिए क्या है, बाजार है। हम एक बाजार हैं जहां से दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हमारा उपयोग करती है और वो अपना काम चलाती है, अपना काम बढ़ाती है, अपना व्यापार करती है। आज दुनिया की, भारत से बाहर की अधिकतम कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां सारा काम अपना हिंदुस्तान में करती है और हम लोग उनके लिए एक वस्तु के समान उपयोग हो रहे हैं। मैं आज ये बात विशेष तौर से इसलिए कर रहा हूं कि जितनी भी व्यवस्थाएं हम देख रहे हैं, सरकार को भी मजबूरी में और बाकी लोगों को भी मजबूरी में ही कह दो भले, शायद ऐसा कोई चाहता नहीं होगा, लेकिन मजबूरीवश ऐसा करना पड़ रहा होगा कि कोई ऐसा काम हमें नहीं दिख रहा है जो हमारा वो जो माइंड सेट है उसको चेंज कर सके, इस नकारापन को निकाल कर और हमें एक विश्वास पैदा कर सके
पर आरसीएम एक ऐसी व्यवस्था है जो किसी को ये नहीं कहती है कि तुम नकारा हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हें मदद दी जाएगी। आरसीएम हर जन जन को आह्वान करता है कि तुम भी बहुत कुछ कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। देखो तुम्हारे जैसा वो था, उसने भी किया, तुम्हारे जैसा ये था, इसने भी किया, तुम भी कर सकते हो। तो आरसीएम बिजनेस नहीं है, आरसीएम लोगों के भरोसे को जिंदा करने का एक माध्यम है। आरसीएम नए भारत के निर्माण की एक तकनीक है। आरसीएम लोगों के माइंड प्रोग्रामिंग को चेंज करके उनमें ये बात पैदा करना चाहता है कि हम भी काबिल है, हम भी मेहनत कर सकते हैं, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आरसीएम की खूबसूरती हमने देखी कई तरह से, पर आरसीएम का मुख्य मकसद एक ही मकसद है, नए भारत का निर्माण, ऐसे भारत का निर्माण जहां लोगों को विपदा नहीं माना जाए, बल्कि लोगों को संपदा माना जाए। हम धरोहर हैं इस राष्ट्र की, हम कचरे का ढेर नहीं है, हम भीड़ नहीं है, हम बोझ नहीं है, हम संपदा है। ऐसे हो सकता है नए भारत का निर्माण। मैं सभी साथियों का आज आह्वान करता हूं, आरसीएम पैसे कमाने का जरिया नहीं है, ये पेट भरने का माध्यम नहीं। ये तो उसका बहुत छोटा पक्ष है। पैसा हमें इसलिए नहीं कमाना है कि हमें पैसे की जरूरत है, पैसा हमें इसलिए कमाना है कि हमें दुनिया को दिखाना है कि इसमें पैसा भी कमाया जाता है मेहनत करके। खुद हर कोई पैसा कमा सकता है, इसलिए कमाना है, दुनिया को समझाने के। कमाना तो है, पर कमाने का मकसद समझना, कि लोगों में विश्वास पैदा करना कि भैया तुम्हें मदद की जरूरत नहीं है, तुम भी कर सकते हो, तुम भी कर सकते हो, तुम भी कर सकते हो, तुम भी कर सकते हो। और कितना कर सकते हो? ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो। पर उसके लिए अनुशासन तो चाहिए, संकल्प की शक्ति तो चाहिए। जब तक हमारा निश्चित नहीं होगा कुछ भी, तब तक हम भी बोझ ही है। अगर हमारा निश्चित नहीं है, हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते हैं, हमारे अंदर अनुशासन नहीं है, हम हमारा जो ड्यूटीज है आरसीएम करते हुए उनको पालन नहीं करते हैं, तो हम भी बोझ ही। हम अपने अपलाइन पर बोझ, हम आरसीएम पर बोझ, हम अपने डाउनलाइन पर बोझ, हम हमारे लीडर पर बोझ, क्योंकि वो बेचारा थक रहा है रोज रोज आपको फॉलो करते। माइंड प्रोग्रामिंग है ना, आप कर नहीं सकते। ए डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम इज द मतलब बेस्ट सिस्टम दुनिया का, जिसके मुकाबले आपके लिए अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन ये सिस्टम आज अमेरिका में देखो, हिंदुस्तान का 10-20 गुना वहां पे चलता है। जनसंख्या यहाँ की 1/4 है, बिजनेस 20 गुना, क्योंकि वहां अनुशासन है, और ये अनुशासन से चलने वाला सिस्टम।
चाइना में यहाँ से ज्यादा है, जापान में यहाँ से ज्यादा है। आप आंकड़े देखिए, आप गूगल पर जाकर आंकड़े देखिए कि वर्ल्ड वाइड स्टेटस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ ज्यादा है। सबसे ज्यादा जहां होना चाहिए वहां एकदम पता नहीं कहाँ नीचे जाके है, और सबसे जहां कम हो सकता है वहां पे सबसे ज्यादा। क्योंकि इस चीज में भी जो चाहिए, तो हम बोझ बनेंगे, आपदा बनेंगे कि संपदा, ये हमें अपना निर्धारित करना है। हम अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे या हम नए भारत के निर्माण में एज ए लीडर अपनी भूमिका निभाएंगे, ये हमें निर्धारित करना है। काम बहुत बड़ा है सर, छोटा काम नहीं है। पर हम केवल इसी जरूरत में बैठे रहेंगे कि अभी पहले हमें तो जगाओ, पहले हमें तो जगाओ, हम तो बाद में दूसरों को जगाने वाले तो हम बाद में बनेंगे, पहले तो हम ही सोए हुए हैं। उदाहरण मैं देऊं कि नहीं देऊं, मैं कभी कभी सोचता हूं। यहाँ की अनुशासनहीनता का उदाहरण जितने भी एकेडमी प्रोग्राम में लोग आते हैं, किसी में 500 आते हैं, किसी में 1000 आते हैं, किसी में 800 आते हैं, किसी में 1200 आते हैं। ये कार्यशाला जब से चल रही है तो प्रोग्राम भी काफी दिनों से हो रहे हैं। हर प्रोग्राम में मैं लोगों को समझाता हूँ कि आप थोड़ा सा कार्यशाला में आकर जो हमें बदलाव लाने हैं और जो अपने आप को जैसा विकसित करना है, तो आप 3 महीना कम से कम लगातार एक बार आप आइए, मन से आइए, टाइम से पहले अटेंड कीजिए और मन से उन सारी चीजों को सीखिए। हर प्रोग्राम में ये बात मैं अच्छे से करता हूँ और मैं फिर पूछता हूँ कि चलो पक्का संकल्प कितने लोग ले रहे हैं। तो मान लो 1000 का प्रोग्राम होता तो उसमें से 500-700 लोग हाथ खड़ा करते हैं, यानी 50-60% लोग तो पक्का। उनको फिर खड़ा खड़ा कर पूछते हैं, पक्का? बोले बिल्कुल पक्का, एकदम पक्का संकल्प। ऐसे में गिनती करूं तो कम से कम 10-20 हजार लोगों का पक्का संकल्प तो मैं ले चुका हूं। अब आप बाकी बात समझ गए होंगे। ये एक उदाहरण है। तो हम कहीं निश्चित है ही नहीं, कुछ भी हमारा इतना अनिश्चित तरीके से जीता हिंदुस्तान। तो इसको बदलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। काफी फॉलोअप चाहिए, काफी मेहनत चाहिए, काफी एक एग्जाम्पल सेट करने की बात चाहिए। बदलाव तभी आ सकता है। पर सच्चाई एक ये भी है और एक बात भी सत्य ये है कि अगर हमें कोई जीवन में अच्छा कुछ कार्य मिलता है तो हम अपनी तरफ से पूर्ण पुरुषार्थ करते रहें। हम उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं वो करते रहें, कर सकते हैं वो करते रहें। यही हमारा काम होता है। पर आज मैं इस कार्यशाला के माध्यम से आप सबको आह्वान करता हूं कि अगर हम सब साथी इस नेक मकसद और इस महान मकसद, क्योंकि और तो कहीं होता हुआ दिख नहीं रहा है,
ठीक है, व्यवस्थाएं थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाएगी, थोड़ा सा विकास के नाम पे कुछ हो जाएगा कुछ, पर जो ये माइंड जो है ना यहाँ का, इसको कौन बदल पाएगा? इसको तो हम ही बदल सकते हैं। माइंड बदल दो, बाकी तो किसी को कुछ हेल्प की जरूरत ही नहीं है। ये तो फिर तो ये संपदा जो है ना, इतनी संपदा है कि ये पूरी दुनिया को जीतने के काबिल है। फिर गुलाम बन के जीने की जरूरत नहीं है। ये जितना भी इतिहास की तो मैं खैर बातें नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबी बातचीत, पर हम सब तो जानते हैं ना, हमारा इतिहास बोलता है कि हम कैसे गिरे हुए लोग हैं। हम पर कोई शासन कर लेता है, कोई विदेशी ताकत आके राज कर लेती है। अंग्रेज आए तो मुट्ठी भर अंग्रेज ने इतने बड़े हिंदुस्तान पर राज किया, तो नकारा लोगों के साथ ही होता है, कोई कुछ भी कर सकता है। तो खैर उस विषय पे अपन बात ज्यादा लंबी नहीं खींचूंगा, पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि एक वक्त है कि हम सब मिलकर एक इस महान मकसद के लिए जिए, और जो भी करें उस मकसद के लिए करें कि नए भारत का निर्माण करना। नए भारत का मतलब जहां पर लोगों का दिमाग जो है ना, लोगों का माइंड सेट सही हो, नकारापन निकालना है, अनुशासनहीनता को निकालना है, देश की जो सोच नहीं है बिल्कुल भी, वो राष्ट्र की सोच लानी है। राष्ट्र भक्ति, भक्ति तो चलो बहुत आगे की बात हो गई, पर एक सामान्य सोच तो होनी चाहिए ना देश के लिए, कि जहां मुझे जीना है वो तो ठीक हो, इतना तो मेरा भाव होना चाहिए। वो कैसा भी हो, भले वो गंदा हो, बर्बाद हो, वहां लूट पाट चोरी डकैती सब कुछ खराब हो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये कैसी सोच? वो सोच पैदा करनी है। हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। इन विषयों पर हम और बातचीत करते रहेंगे, पर सबसे जरूरी काम है हमें अपने आप को ठीक करना। पहले एक अच्छा अनुशासन, एक संकल्प की शक्ति, और हम अपने आप को पहले निश्चित करें कि मेरा ये निश्चित है, इसमें कोई कमी नहीं हो सकती। और हमारे भीतर जो करने का मादा है, अभी हम कोई मामूली चीज नहीं है, करने का मादा आ जाए तो हर इंसान बहुत कुछ कर सकता है। तो हम सब नए भारत के निर्माण के विशिष्ट सिपाही बनने के लिए आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूं। डिटेल विषय तो चलते रहेंगे, लेकिन आज मुख्य रूप से वो भाव सबके अंदर आना चाहिए कि इस राष्ट्र की जो जनमानस है उसको विपदा से संपदा में परिवर्तित करना। तो शुक्रिया, मैं अपनी बात को ही विराम दूंगा। और आप लोगों के विचार सुनेंगे। मोनालिसा, आप